नमस्कार। क्रिया का हम भाग पढ़ रहे थे, क्रम के आधार पर हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा जो भाग है वो है रचना, प्रयोग, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। जैसा भी इनमें नाम आता है, विशेष रूप से ये जो नाम है व्युत्पत्ति, ये थोड़ा नया नाम है, उत्पत्ति के आधार पर कह दें, ठीक है। तो इसको थोड़ा जरूर याद रख लें, कई बार ये आया हुआ भी है, वैसे कुछ परीक्षाओं में ऐसा शब्द आ जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो फिर थोड़ा जो भैया बहन है वो भ्रमित हो जाते हैं, कभी व्युत्पत्ति, जबकि है ही रचना, प्रयोग, व्युत्पत्ति, बात एक ही है तीनों की, ठीक है। तो थोड़ा इस नाम पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के होते हैं 8 भेद: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और सामान्य क्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये शुरू की 4 संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और सहजातीय, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनके ही ज्यादा वो कह सकते हैं अपने, इन्हीं से ज्यादा वाक्य आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नाम धातु और कृदंत है, ये क्या है, प्रत्ययों से बनती है। ये बनते हैं संज्ञा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पदों के जो शब्द होते हैं उनमें प्रत्यय लगा के, और ये होते हैं क्रिया में प्रत्यय लगा के, ठीक है। तो इस प्रकार इनका हम जब आएगा उस समय मैं आपको इनकी परिभाषा जरूर बताऊंगा, और ये बनती कैसे वैसे भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, ये नॉर्मल क्रिया है, सामान्य क्रियाओं में आती है, इसलिए इन पर हम इतना जिक्र नहीं करेंगे। विशेष रूप से हम ऊपर वाले चारों पर तो विशेष रूप से जिक्र करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो भिन्न अर्थ, कि दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ देने वाली जो क्रियाएं होती हैं, या दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल को संयुक्त क्रिया कहते हैं, अर्थात इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होंगी और उनका मेल होगा, ठीक है। उनमें से मुख्य क्रिया और गौण क्रिया भी होगी, ठीक है। तो जैसा अपने वाक्य है, राम ने खाना बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो क्रियाएं, पहला बनाना, दूसरा देना, ठीक है। दो क्रियाओं का मेल हुआ और दोनों क्रियाएं अलग अलग अर्थ को देने वाली है, ठीक है। तो परिभाषा ये थी कि दो या दो से अधिक भिन्न अर्थक क्रियाओं के मेल को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ठीक है, दो भिन्नार्थक क्रियाएं हो गई, इनका मेल हुआ तो संयुक्त क्रिया का वाक्य हो गया। इसी में एक और है, सीता ने खाना खा लिया, ये है। देखिए इसमें भी दो क्रिया, एक तो खाना और लेना, ठीक है। तो यही क्रिया होगी, दो अलग अलग अर्थों को देने वाली क्रियाएं, मेल हुआ, संयुक्त क्रिया बन गई। अगला जो वाक्य है वो रहेगा, मोहन ने कलम खरीद ली। यहां पर भी दो क्रियाएं हैं, खरीदना और लेना, ठीक है। तो वही है, दोनों क्रियाओं का जो अर्थ है वो अलग अलग है और मेल हुआ तो संयुक्त क्रिया बन जाती है। थोड़ा इसका इन उदाहरणों का जो है आप थोड़ा सा ध्यान जरूर करें, ठीक है, क्योंकि बार बार संयुक्त क्रिया के जो उदाहरण होते हैं वो ऐसे ही थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करने वाले होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको गौर करें। दो भिन्न अर्थों को देने वाली क्रिया होंगी, उनका मेल होगा और वो संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया के बाद जो क्रिया आती है वो होती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक जो कि नाम से स्पष्ट है, प्रेरणा दी जाए कि जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरों को कार्य करने के लिए, क्रिया करने के लिए प्रेरित करे। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, या जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए
प्रेरित करे, प्रेरणा दे, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। ठीक है, अब देखें यहां सरपंच है, वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है, वो दूसरों से क्रिया करवा रहा है। तो यहां पे जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका एक और आप थोड़ा सा उदाहरण ध्यान करना, इसमें जो क्रिया में वा प्रत्यय लगता है, वा लगाने से जो क्रिया है वो प्रेरणादायक बन जाती है, वा। जैसे मैं इसके एक दो उदाहरण आपको बताऊंगा, सभी में यही है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण है कि राम डाकिये से पत्र पढ़वाता है। फिर पढ़वाता है या लिखवाता है, बात एक ही है। पढ़वाता है तो भी प्रेरित कर रहा है, लिखवाता है तो भी प्रेरित कर रहा है। तो राम यहाँ पे डाकिये से पत्र पढ़वाता है, तो डाकिये को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। और क्रिया में फिर मैंने आपको बताया था वा, क्रिया के साथ वा प्रत्यय लगेगा। ये इसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य है। एक और है, सीता धोबी से कपड़े धुलवाती है। सीता धोबी से कपड़ा धुलवाती है, वही सीता प्रेरित कर रही है, प्रवाक्य में जो क्रिया है उसमें वाह है। तो ये जो उदाहरण है, ये जो वाह है, ये जहां भी क्रिया में आए वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कि जहां पे कर्ता स्वयं कार्य क्रिया न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके मैंने 3 उदाहरण बताए हैं, आप थोड़ा और ध्यान से इसके 2-3 उदाहरण और बनाने का प्रयास करें, ताकि ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जाए। विशेष रूप से वाह आएगा क्रिया के साथ, जहां वाह आ गया वहां निश्चित रूप से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणा दी जा रही है वहां पे कार्य करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। मैंने आपको संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया करवाई है, आप इनके उदाहरणों का जरूर अभ्यास करें। ठीक है, आगे चलते हैं। वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कि जब वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो जो पहले संपन्न हुई क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो जो पहले संपन्न क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम पढ़कर सो गया। देखें, राम पढ़कर सो गया। अब यहां पे 2 क्रियाएं, ठीक है, 2 क्रियाएं, और जो पहले क्रिया संपन्न कौन सी हुई, परिभाषा के अनुसार वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो ये क्रिया इससे पहले संपन्न हुई है, तो जो पूर्व पहले संपन्न हुई क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये जो पहले संपन्न हुई क्रिया है ना, इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें क्रिया के साथ कर लगता है। कर, खाकर, पीकर, जाकर, भागकर, आकर, ऐसे जो वाक्य बनेंगे, जैसे मैं अभी आपको और बताऊंगा। पढ़कर, पढ़ में कर लगा तो पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। जो पहले संपन्न हुई है वो क्रिया कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे एक और उदाहरण देखें कि मोहन
मोहन खेल कर पढ़ेगा। मोहन खेल कर पढ़ेगा। अब देखें इसमें ये क्रिया पहले संपन्न हुई इससे, ठीक है, ये क्रिया इससे पहले संपन्न हुई, पहले खेलेगा वो, कि मोहन है वो पहले खेलेगा फिर पढ़ेगा। तो खेल कर पहले क्रिया ये संपन्न करेगा, तो पहले क्रिया संपन्न में कर लगा दिया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, एक और उदाहरण है, श्याम दूध पीकर खेलेगा। ये देखिए फिर भी इसमें जो पहले क्या करेगा, पहले राम श्याम है वो दूध पिएगा और फिर खेलेगा। दो क्रिया प्रयुक्त हुई है, पहली क्रिया उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो रही है, तो जो पहले क्रिया संपन्न हुई है वो कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, वही क्रिया में कराया गया। तो इस प्रकार इनमें पहचान होती है इनकी, कर आता है इनमें। मैंने प्रेरणार्थक में बताया था वाह क्रिया में, और जो पूर्वकालिक है उनमें क्रिया में कर लगता है, उसके बाद वो पूर्वकालिक बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी ये पहचान होती है। इस पहचान को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो ये जो क्रिया का जो पार्ट है वो वाला अपने जो 3 पढ़ चुके हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चौथी आती है सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया एक ही जाति के, सहजातीय एक ही जाति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सहजातीय क्रिया में कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म तथा क्रिया, जिनमें कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बनते हैं, कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म तथा क्रिया एक ही धातु के शब्दों से बनकर प्रयुक्त होती है, एक ही धातु के शब्दों से। ठीक है, वे क्रियाएं जिनमें क्रिया व कर्म एक ही धातु के शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो होते हैं सहजातीय, एक ही जाति के। जैसे एक उदाहरण है, भारत ने लड़ाई लड़ी। अब देखें क्रिया व कर्म एक ही धातु से, धातु क्या है, लड़ना। ठीक है, ये धातु है, इसे एक ही परिभाषा थी कि जब वे क्रियाएं जिनमें क्रिया व कर्म एक ही धातु के शब्दों से मिलकर बनता है, एक ही धातु के, धातु थी लड़ना, लड़ना से क्या हुई, लड़ाई आई प्रत्यय, फिर लड़ी ये प्रत्यय, लड़ना में। ठीक है, एक ही धातु के शब्दों से दोनों क्रिया व कर्म बन गए। एक है मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, फिर से वही है, धातु कौन सी इसमें, पढ़ना। इससे क्या हुआ, पहले तो बना क्रिया और इसी में कर्म बन गया। ठीक है, परिभाषा भी ये वे क्रिया जिनमें क्रिया व कर्म व क्रिया, कर्म व क्रिया धातु के एक ही शब्द से मिलकर बनते हैं, वो होती है सहजातीय क्रिया, एक ही जाति की क्रिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार सहजातीय क्रिया भी आपके संपन्न होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान करना, मैं फिर कह देता हूं, इसमें एक ही धातु के, धातु क्रिया, उससे ही क्रिया व कर्म, क्रिया व कर्म दोनों इसी से बनते हैं। धातु के, जो धातु है लड़ना, उससे ही कर्म बना और उससे ही क्रिया बना, इसलिए ये होती है सहजातीय क्रिया। ठीक है, इस प्रकार आप सहजातीय क्रिया भी अपना जो भाग है वह पूरा हो गया है। थोड़ा सा गौर करना, सहजातीय क्रिया भी है अपना पूरा हो गया है। हमने आज
संयुक्त क्रिया पढ़ा, प्रेरणार्थक पढ़ा, पूर्वकालिक और सहजातीय। अब आपको करना यह है कि आप इनके 4-4 या 5-5 उदाहरण आप स्वयं अपनी कॉपी में लिखें, ताकि आपको इन क्रियाओं का अभ्यास होता रहे। ठीक है, बाकी की जो क्रियाएं हैं और जो काल के आधार पर क्रियाएं हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो आज आपका जो गृह कार्य है, आज आपको जो कार्य करना है वो ये रहेगा कि आप इन चारों क्रियाओं की परिभाषाएं जो मैंने वीडियो में बताई है वो लिखे, इनके उदाहरण मैंने आपको इसमें बताए हैं वो लिखे, और इससे भी अलग है आप 4-4, 5-5 उदाहरण और इनके बनाए, ताकि आपको ये क्रियाएं अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है।